हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी टॉपिक कवर कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थेरापेटिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी OKT3 और हर्सेप्टिन एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज़ कर हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बना ली एंड अब 2 एप्लीकेशंस यानी कि 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे। एक है OKT3 और एक है हर्सेप्टिन। तो इनका हम यूज़ कहाँ करते हैं ये देखेंगे। OKT3 is a monoclonal antibody CD3, an immunosuppressant drug given intravenously to reverse acute rejection of transplanted organs such as heart, kidney and liver। तो OKT3 जो है उसको हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। OKT3 करती क्या है कि वो टी सेल के ऊपर जो CD3 रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर जाकर लग जाती है एंड उनका फंक्शन जो है उसको ब्लॉक कर देती है। इससे जो है ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी कि जो भी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है वो नहीं हो पाता। तो OKT3 एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो यूज़ करी जाती है एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, यानी कि इम्यून को सप्रेस करेगी। इंट्रावेनसली मीन्स इंजेक्शन के थ्रू, इंट्रा मीन्स वेन्स में इसको हम इंसर्ट करते हैं, जो रिवर्स एक्यूट रिजेक्शन कर देती है ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, यानी कि जो रिजेक्शन बॉडी करती है ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को उसको प्रिवेंट करती है। OKT3 इज़ द फर्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टू बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। सो ये याद रखना, OKT3 फर्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। OKT3 एक्ट बाय ब्लॉकिंग द फंक्शन ऑफ टी सेल विच प्ले अ मेजर रोल इन अक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। सो टी सेल्स, जैसा कि हमें पता है, बी सेल्स और टी सेल्स दोनों लिम्फोसाइट्स हैं और इम्यून में इन्वॉल्व हैं, इम्यून सिस्टम में। तो जो टी सेल है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो OKT3 उसके ऊपर एक्ट करेगी, उसका फंक्शन जो है ब्लॉक कर देगी एंड इसकी वजह से ये जो टी सेल है वो अपना काम नहीं कर पाएगा, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी कि ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का रिजेक्शन नहीं होगा। OKT3 बाइंड एंड ब्लॉक द फंक्शन ऑफ सेल सरफेस मॉलिक्यूल कॉल्ड CD3 इन टी सेल्स। तो OKT3 बाइंड कहाँ करता है? बाइंड करता है CD3 रिसेप्टर्स पे, यानी कि टी सेल्स के ऊपर CD3 रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे OKT3 बाइंड कर जाता है एंड उसका जो है फंक्शन को ब्लॉक कर देता है। इससे ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का रिजेक्शन नहीं होगा क्योंकि टी सेल्स तो अब नॉन फंक्शनल हो गई। द बाइंडिंग ऑफ OKT3 टू टी सेल रिजल्ट इज फॉलोड बाई ब्लॉकिंग ऑफ देयर फंक्शन। तो रिजल्ट तभी मिलता है जब OKT3 CD3 रिसेप्टर से बाइंड कर लेती है, तो ये टी सेल का जो फंक्शन है उसको ब्लॉक कर देता है। आफ्टर OKT3 थेरेपी इज ओवर, टी सेल फंक्शन यूजुअली रिटर्न्स टू अ नॉर्मल विद इन अ वीक। यानी कि जब OKT3 थेरेपी को जो ओवर कर दिया जाता है, इनिशियली OKT3 थेरेपी दी जाती है जब इनिशियली ट्रांसप्लांट ऑर्गन हुआ होता है, तो कुछ महीनों के बाद OKT3 थेरेपी देना बंद कर देते हैं एंड उसके बाद तब टी सेल जो है वो नॉर्मली फंक्शन करने लग जाती है, क्योंकि टी सेल्स तो इंपॉर्टेंट भी हैं इम्यून सिस्टम के लिए। अब ये इमेज है यानी कि डायग्राम, अडॉप्टिव इम्यूनोथेरेपी विथ OKT3 ड्यूरिंग लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो इसमें ये डोनर है, डोनर से हमने लीवर ग्राफ्ट की, यानी कि लीवर का कुछ पोर्शन जो है वो लिया, लीवर ग्राफ्ट। देन ये ग्राफ्ट लीवर जो है इसका लीवर परफ्यूजन किया जाता है। ये जो टर्म्स हैं बस इसको याद रख लो अभी के लिए, क्योंकि ये हाई लेवल पे आता है, तो फिर बस स्टेप्स को याद रख लो। लीवर परफ्यूजन कर उसमें से हम एक्सट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स फ्रॉम लीवर परफ्यूसेट से हम लोग लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देन उसको हम लोग कल्चर करते हैं, मतलब एंड उसमें क्या करते हैं, स्टिमुलेट लिम्फोसाइट्स विथ IL2। IL2 का मतलब होता है इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन एक साइटोकाइनिन है, मतलब ये भी इम्यून सिस्टम में है। तो बस स्टेप्स जो दिए हुए हैं ना ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये बस याद रखना है। तो इसमें करते हैं स्टिमुलेट लिम्फोसाइट विथ IL2 फॉर 3 days, देन ऐड OKT3 इन ऑर्डर टू डिप्लीट टी सेल। फिर इसके बाद इसको हम लोग पेशेंट यानी कि रिसिपिएंट जो है, रिसिपिएंट उसके अंदर ये जो है इसका इन्फ्यूजन करा देते हैं ब्लड में। तो लास्ट में है इन्फ्यूजन ऑफ एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट 3 days आफ्टर LT, यानी कि लीवर ट्रांसप्लांट के 3 दिन बाद हमें ये इन्फ्यूजन देना पड़ता है। एंड ये जो है ये लीवर का ये जो ग्राफ्ट है ये इधर रेसिपिएंट को दे दिया जाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि OKT3 जो है वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, जो बुक्स की लाइन दी है। और ये इमेज में
जो फिगर है दिया हुआ उसमें जो स्टेप्स हैं ये याद रख लेना, एक ये, एंड देन उसका इन्फ्यूजन कराते हैं। ये जो लीवर ग्राफ्ट हमने डोनर से लिया है। अब हम आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है हर्सेप्टिन। तो ये भी एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, हर्सेप्टिन ट्रास्टुजुमैब इसका दूसरा नाम है, इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अप्रूव्ड फॉर थेरेपी ऑफ अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर इन द दैट इज द ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 पॉजिटिव हर्स। मतलब कि जो हर्सेप्टिन है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है एंड इसको यूज़ करते हैं फॉर द थेरेपी ऑफ अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर। मीन्स अर्ली स्टेज जब ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तब इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इस थेरेपी का, हर्सेप्टिन। इसमें क्या करते हैं कि ये जो HER2 पॉजिटिव रिसेप्टर है इसके ऊपर ये हर्सेप्टिन जो है बाइंड कर जाता है, तो इसका जो फंक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। तो ये HER2+ का यानी कि पॉजिटिव का ये फुल फॉर्म याद रख कर लेना, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 पॉजिटिव। दीज सेल सरफेस रिसेप्टर यानी कि ये रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। दीज सेल सरफेस रिसेप्टर रिसीव सिग्नल दैट हेल्प सेल्स टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। यानी कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं एंड ये रिसीव करते हैं सिग्नल, और ये हेल्प करता है उस सेल को ग्रो और मल्टीप्लाई करने में। मतलब ये ग्रो और डिवीजन यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। अब ये हर्सेप्टिन क्या करता है, हर्सेप्टिन वर्क बाय अट्रैक्टिंग इटसेल्फ टू HER2 रिसेप्टर्स बाय ब्लॉकिंग देम फ्रॉम रिसीविंग ग्रोथ सिग्नल्स। तो हर्सेप्टिन जो है वो HER2 पॉजिटिव रिसेप्टर पे बाइंड कर जाता है, जिससे वो जो सिग्नल आ रहा है वो HER2 रिसेप्टर रिसीव नहीं कर पाता है, इसलिए वो अपना काम भी नहीं कर पाता है, तो इसकी एक्टिविटी जो है वो ब्लॉक हो गई। तो इसीलिए ग्रोथ सिग्नल्स भी रुक जाते हैं, वो ग्रो करता ही नहीं। द रिजल्ट इज इम्पेयर्ड ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अब जो सेल है वो डिवाइड नहीं करेगी फर्दर, तो कैंसर भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। अब हम स्टेम सेल्स में देखेंगे कि स्टेम सेल्स का क्या एप्लीकेशन है। तो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में स्टेम सेल्स का यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स। तो स्टेम सेल्स आर कैटेगराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू renew themselves through mitotic cell division and differentiate into diverse range of specialized cell types। तो जो स्टेम सेल्स हैं ये हमें पता है कि उनके पास एबिलिटी होती है टू renew themselves यानी कि सेल्फ रेन्यूएबल, यानी कि वो डिवाइड करते रहते हैं, अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं माइटोटिक डिवीजन कर। माइटोटिक डिवीजन में वो नहीं चेंज हो जाता, प्लॉइडी नहीं चेंज होती। एंड स्टेम सेल्स दूसरा फंक्शन क्या कर सकते हैं, वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनटू अदर सेल्स, यानी कि स्टेम सेल्स हार्ट सेल बना सकता है, स्टमक सेल बना सकता है, और भी जो भी टाइप्स के सेल्स हैं सारी सेल्स में ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है। इसके पास एबिलिटी होती है फॉर सेल्फ रेन्यूएबल, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इसके पास डिफ्रेंशिएशन की, इससे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। स्टेम सेल्स आर फाउंड इन ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्टेम सेल आर लाइक गुड शेयर इन स्टॉक मार्केट विच कैन ईदर बी मल्टीप्लाइड सेल्फ रेन्यूएबल बाय गेटिंग बोनस शेयर और सोल्ड टू बाय गुड्स डिफ्रेंशिएट। तो यही प्रॉपर्टी है सेल्फ रेन्यूएबल एंड डिफ्रेंशिएट की प्रॉपर्टी है स्टेम सेल्स की। टिश्यूज लाइक स्किन, ब्लड एंड इंटेस्टाइनल epithelium आर सब्जेक्ट टू कंटिन्यूअस रेन्यूएबल थ्रू द लाइफ। एंड मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे टिश्यूज लाइक स्किन, ब्लड, इंटेस्टाइनल एपिथीलियम, ये सब जो है ये पूरा थ्रू आउट द लाइफ जो है ये रेन्यू होते रहते हैं, मतलब नए नए बनते रहते हैं। जैसे ब्लड RBC बनता रहता है बोन मैरो से, स्किन की लेयर्स भी नई नई आती रहती हैं, एंड ऐसे ही इंटेस्टाइन में जो एपिथीलियल वाली लेयर वो भी रेन्यू होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। एंड must maintain an adequate number of stem cell that retain the potential to proliferate to make good such losses। मतलब वही कि जो जिनको हमेशा यानी कि थ्रू आउट द लाइफ रेन्यू होना होता है, उनके पास एडुकेट नंबर ऑफ सेल्स यानी कि स्टेम सेल्स होनी चाहिए, एंड उनके पास पोटेंशियल होना चाहिए टू प्रोलिफरेट, ताकि ये जो स्किन का रेन्यूएबल है, क्योंकि ये सब तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना, ये हो सके। The most well-studied process has been the formation of blood cell hematopoiesis। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेमाटोपोइसिस, ये याद रखना। एंड तो मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल जो है हेमाटोपोइसिस ये वेल स्टडीड है। इसके अंदर स्टेम सेल्स से ही जो ब्लड सेल्स हैं जैसे RBC, WBC ये सब बनते हैं। इट वॉज नोन इन केस ऑफ माउस दैट हेमाटोपोइसिस अकर इन स्प्लीन एंड बोन मैरो। तो माउस के केस में हेमाटोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स जो होता है वो होता है इन द स्प्लीन और बोन मैरो में। मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स माउस के केस में कहाँ होता है, स्प्लीन में और बोन मैरो में। स्प्लीन एक ऑर्गन होता है, हमारे ह्यूमंस में भी होता है, जहाँ पे उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, और भी उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं फंक्शंस। इन ह्यूमन बीइंग अबाउट
100,000 hematopoietic stem cell produce 1 billion RBC, 1 billion platelets, 1 million T cells, 1 million B सेल पर kg बॉडी वेट पर डे। यानी कि हर दिन बॉडी वेट के हिसाब से जो 100,000 हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, यानी कि इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स हैं ह्यूमन के अंदर, एंड वो प्रोड्यूस करती हैं 1 बिलियन आरबीसी, 1 बिलियन प्लेटलेट एंड ESS सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स। The field of stem cell research was established in 1960 by Ernest M.C. Kulloch and James Till at the University of Toronto। तो ये याद रखना 1960 में इन्होंने स्टेम सेल रिसर्च जो है स्टैब्लिश किया था। द टू ब्रॉड टाइप ऑफ मेमेलियन स्टेम सेल्स आर, यानी कि अब मेमेलियन स्टेम सेल्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एम्ब्रियोनिक और एक होता है एडल्ट स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ES जिसको बोलते हैं, वो आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि जैसे कि हमें पढ़ा है जब जाइगोट बनता है मेल और फीमेल के गैमीट के फ्यूजन से, तो एक स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट, जब वो आगे डेवलप हो रहा होता है जाइगोट, तो उसमें एक स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट जिसमें होता है ट्रोफोप्लास्ट होती है बाहर की लेयर और इनर सेल मास होता है अंदर की लेयर, है ना। तो उसी ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास को उससे हम लोग आइसोलेट करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ES सेल। ये याद रखना कहाँ से लिया जाता है। एंड एडल्ट स्टेम सेल कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम एडल्ट टिश्यूज, यानी कि बड़े होने के बाद जो उनसे टिश्यूज ली जाती हैं, एडल्ट स्टेम सेल्स उसको बोलते हैं। द ES सेल आर प्लोरीपोटेंट एंड कैन डिफरेंशिएट इन ऑल टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। मीन्स ES, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ गई, मतलब पहले तो ये कहाँ से आइसोलेट करते हैं ये याद रखना, दूसरा ये कि ये प्लोरीपोटेंट होते हैं, मीन्स इनके पास एबिलिटी होती है टू डिफरेंशिएट इनटू ऑल टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, यानी कि किसी भी सेल में ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं। द एडल्ट स्टेम सेल आर मल्टीपोटेंट, और वहीं पे एडल्ट स्टेम सेल जो होते हैं वो मल्टीपोटेंट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो कुछ ही टाइप्स ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। ये होता है मल्टीपोटेंट का मीनिंग, मतलब वो किस, मतलब ये एडल्ट स्टेम सेल्स जो हैं कैन डिफरेंशिएट इनटू सम टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, ठीक है। एंड इनका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में एडल्ट स्टेम सेल का? दे एक्ट एज अ रिपेयर सिस्टम ऑफ द बॉडी by maintaining the normal turnover of regenerative organs such as blood, skin, intestinal tissues। जैसा कि हमें भी पढ़ा था कि ब्लड, स्किन और इंटेस्टाइनल टिश्यूज जिनको हमेशा जो है रिन्यू करना पड़ता है, तो हमारी बॉडी का रिपेयर सिस्टम की तरह काम करते हैं ये एडल्ट स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स आर नाउ routinely grown and transformed into specialized cell such as muscle and nerves through cell culture and used in medical therapies। The stem cells are useful in many medical conditions where cells are either dead or injured or abnormal such as, एग्जाम्पल्स दिए हैं, यानी कि एनिमल सेल कल्चर को हमने पढ़ ही रखा है। एनिमल सेल कल्चर का यूज़ करके स्टेम सेल्स को निकालेंगे और उसको ग्रो करेंगे, तो हमारे पास एंड देन उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करा देंगे इनटू अदर सेल्स जो भी हमें चाहिए होगा, तो हम लोग दूसरे सेल्स को रीजनरेट करा सकते हैं जैसे कि मसल्स, नर्व्स। और स्टेम सेल थेरेपी जो है वो यूज़फुल है इन मेडिकल कंडीशंस जहाँ पे जैसे कि कहीं पे मसल्स की डेथ हो गई है या फिर कहीं बर्न हो गया है, तो वहाँ पे मसल पूरी जो सेल है की लेयर है वो हट गई है, तो यही है, डेथ हो गई है वहाँ पे सेल्स की, या फिर इंजर्ड हो गया है, एबनॉर्मल हो गया है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इम्यून सेल थेरेपी। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि कहाँ कहाँ हम लोग मेडिकल कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो पहला ल्यूकेमिया, कैंसरस ब्लड सेल इसमें हो जाती हैं इस कंडीशन में, तो इसको ट्रीट कर सकते हैं हम लोग इससे। दूसरा हार्ट डिसीज़, हार्ट अटैक, कार्डियक टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो उसको भी हम लोग स्टेम सेल थेरेपी यूज़ कर ठीक कर सकते हैं। देन पैरालिसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है इसलिए पैरालिसिस होता है, तो इसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। अल्जाइमर, पार्किंसन, हंटिंगटन, डेड ब्रेन सेल, यानी कि इसमें इस डिसीज़ में होता क्या है कि ब्रेन सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं, तो उसको भी हम लोग रिन्यू कर सकते हैं स्टेम सेल्स का यूज़ करके। एंड लास्ट में बर्न, डैमेज स्किन सेल, तो उसको भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। इस डायग्राम में वही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पहले तो हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का कल्टीवेशन, तो इसमें हम लोग पहले इन विट्रो फर्टिलाइज्ड एग लेते हैं, यानी कि मेल गेमेट लिया, फीमेल गेमेट लिया, उसको फ्यूज़ करा दिया, तो एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज होने के बाद वो इन विट्रो यानी कि लेबोरेटरी में ही ग्रो कर रहा है। ग्रो करने के बाद जाइगोट के बाद अपना डिविजन स्टार्ट करेगा जो नॉर्मली बॉडी के अंदर करता है, तो उसमें मोरुला, ये मोरुला स्टेज बताई गई है। देन आएगा ब्लास्टुला यानी कि ब्लास्टोसिस्ट वाला, जिसके अंदर से ये जो इनर सेल मास है ये जो है ना, ये इनर सेल मास है, और ये जो बाहर की लेयर है
ये है ट्रोफोप्लास्ट। तो ये बाहर की लेयर है ट्रोफोप्लास्ट और ये है इनर सेल मास जो अंदर है। इनको निकाल लेंगे, इनको अब कल्चर करेंगे एंड यहाँ से हम लोग बना सकते हैं जो भी हमें, यानी कि इन सेल्स को अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जिसमें भी हमें चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्लड का, यानी कि ब्लड सेल्स, यहाँ पे न्यूरॉन्स बनाया गया है और इधर मसल सेल्स को जनरेट किया जा गया है यूजिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। ये जो स्टेम सेल है इसको हमने डिफ्रेंशिएट करके ये जो सेल्स हैं ये बना ली। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर डायग्राम में एग्जाम्पल दिया गया है कल्टिवेशन ऑफ अडल्ट स्टेम सेल, तो फ्रॉम बोन मैरो एंड उनका डिफ्रेंशिएशन इनटू स्पेशलाइज्ड सेल। यानी कि अब एडल्ट सेल स्टेम सेल का यूज़ करके हम लोग कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एडल्ट स्टेम सेल को हम लोग कहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम द बोन मैरो। ठीक है, ये बोन मैरो है, तो बोन मैरो स्ट्रोमल सेल को हमने, ये है बोन मैरो स्ट्रोमल सेल को हमने डिफ्रेंशिएट किया है इनटू द न्यूरॉन। ये है एपिथेलियल सेल में, एंड ये बोन मैरो स्ट्रोमल सेल का यूज़ करके हमने स्केलेटन मसल में भी डिफ्रेंशिएट किया है, एंड इसी को यूज़ करके हमने कार्डियक मसल में भी डिफ्रेंशिएट किया है। और भी एग्जांपल्स हैं एडल्ट स्टेम सेल्स जो हमारे बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस पे पाई जाती हैं, जैसे CNS स्टेम सेल भी होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हमने यूज़ कर ब्लड सेल्स में डिफ्रेंशिएट किया है उन्हें। और यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है ब्लड वेसल का, तो इसमें हमने ब्लड वेसल के स्टेम सेल्स को यूज़ करके फैट सेल में डिफ्रेंशिएट किया है, फैट सेल में, एंड बोन के सेल्स में भी डिफ्रेंशिएट किया है। तो एडल्ट सेल स्टेम सेल और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के एग्जांपल्स दिए हैं, उनको किन किन सेल्स में डिफ्रेंशिएट किया है वो लर्न कर लेना। अब हम न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो अब हम देखेंगे ES सेल कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि एम्ब्रियोनिक सेल कल्चर करने का एप्लीकेशन क्या है, उसको हम लोग कहाँ कहाँ किस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो ES सेल आर सेल लाइन डिराइव्ड directly from inner cell mass of growing embryo without use of immortalizing or transforming agent. The inner cell mass ICM of embryos can be maintained in culture in presence of irradiated fibroblast cell. तो ये सेल लाइन हमने कैसे बनाई है, डायरेक्टली फ्रॉम इनर सेल मास को निकालकर ब्लास्टोसिस्ट से। ठीक है, और उसमें हम लोग कोई भी इमोर्टलाइजिंग या फिर ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट नहीं यूज़ करते। जैसा हमने पहले देखा था कि एनिमल सेल कल्चरिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, जो सेल्स होते हैं उनको इमोर्टल बनाते हैं, यानी कि ताकि वो इनडेफिनेट ग्रोथ दिखा सके, उनको कैंसरस बनाते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स। तो यहाँ पर हमने ये सेल लाइन बनाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है, मतलब कोई भी ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट या फिर इमोर्टलाइजिंग एजेंट यूज़ नहीं किया है। द इनर सेल मास ICM ऑफ एम्ब्रियो कैन बी मेंटेन्ड इन सेल कल्चर इन प्रेजेंस ऑफ इरेडिएटेड फिब्रोब्लास्ट सेल। तो यहाँ पर ये याद रखना कि इरेडिएटेड फिब्रोब्लास्ट सेल को यूज़ कर हम लोग एम्ब्रियो यानी कि इनर सेल मास की, यानी कि एम्ब्रियो सेल लाइन जो बना रहे हैं ES सेल लाइन, उसको कल्चर में मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये फिब्रोब्लास्ट सेल जो है वो सेल कल्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। द स्टेम सेल्स आर, अब इनके एप्लीकेशंस आ गए। पहला है रिटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाउंडर सेल इवन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड कल्चर एंड एक्सटेंसिव मैनिपुलेशन। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं, यानी कि 5 पॉइंट्स, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। ये एप्लीकेशंस ऑफ ES है। तो पहला है कि जैसे फाउंडर सेल हमें पता है, जब हम कल्चरिंग करते हैं जो सेल हमने कल्चर किया है उसी को हम फाउंडर सेल बोलते हैं। तो उस फाउंडर सेल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है रिटेन करके रखता है इवन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड कल्चर और एक्सटेंसिव मैनिपुलेशन, यानी कि बहुत लॉन्ग पीरियड तक हम इसको कल्चर करेंगे तब भी ये रिटेन करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाउंडर सेल, यानी कि पहले इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी म्यूटेशन नहीं होगा जैसे नॉर्मल एनिमल सेल कल्चरिंग में हो जाता था। ये पहला पॉइंट। दूसरा है री इंटीग्रेट फुली इनटू एम्ब्रियोजेनेसिस इफ ट्रांसफर्ड, मतलब कि इस सेल ES सेल को अगर हम लोग यूज़ करें एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो वो पूरा अच्छे से एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगा, मतलब एम्ब्रियो बन जाएगा। ये हो गया सेकेंड पॉइंट कि वो एम्ब्रियोजेनेसिस भी शो कर सकता है। थर्ड पॉइंट है कुड बी यूज टू क्रिएट chimeric mice by taking ES cell from a black mouse and implant it into embryo of an albino mouse white. The progeny so developed had the skin color of black and white. तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रिएशन ऑफ chimeric mice यूजिंग ES cell. chimeric mice मतलब उसके ऊपर जो है स्ट्रिप्स रहेंगी, ब्लैक एंड वाइट मतलब ब्लैक स्ट्रिप्स रहेंगी, उसको हम लोग कायरेमिक बोलते हैं। कायरेमिक मतलब किन्हीं 2 पॉपुलेशन के
जेनेटिक को मिक्स कर बनाया गया, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कायरेमिक, क्योंकि 2 ऑर्गेनिज्म के जीन को मिक्स किया गया है इधर। तो इसमें क्या करते हैं, पहले ब्लैक माउस लेते हैं, ब्लैक माउस के एम्ब्रियो को हम लोग कल्चर कर लेते हैं, मतलब एम्ब्रियो से हमने वो ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज में इनर सेल मास जो है उसको निकाल लिया एंड उसको कल्चर कर लेते हैं, कल्चर ऑफ ईएस सेल यानी कि एम्ब्रियोनिक सेल। एंड ये रहा हमारा वाइट माउस, इससे हमने इसका एम्ब्रियो जो है, इसका एम्ब्रियो में हमने ये जो ब्लैक माउस का ईएस कल्चर है उसको इंजेक्ट कर देंगे। तो इसमें हो क्या रहा है कि ब्लैक माउस के ईएस सेल कल्चर को ले रहे हैं, एम्ब्रियोनिक सेल कल्चर को, और इसको इंजेक्ट कर दे रहे हैं इनटू द वाइट वाले एम्ब्रियो यानी कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर जो है उसको इनर सेल मास के अंदर इसको इंजेक्ट कर दे रहे हैं ब्लैक वाले को। तो यहाँ पर आ गए ब्लैक वाले के भी जीन और वाइट वाले के भी जीन। अब ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड करेगा, ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा, इसको हम दोबारा एक किसी सैरोगेट मदर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, मतलब एम्ब्रियो को। एंड जब वो एम्ब्रियो डिवाइड होकर बड़ा होता है तब हमें प्रोजेनी मिलती है, एंड जो प्रोजेनी मिलती है उसके अंदर हमें दिखता है कैरेमिक प्रोजेनी ऑफ माउस, यानी कि दोनों कैरेक्टर विजिबल है, स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक मिलती है और वाइट कलर की बॉडी होती है। तो ये होता है हमारे कैरेमिक माउस। तो हमने ईएस सेल कल्चर का यूज़ करके डेवलप किया है कैरेमिक माउस। ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया, एप्लीकेशन हो गया। एंड फोर्थ है कुड मेंटेन अ स्टेबल यूप्लॉइड कैरियोटाइप। तो इसका मतलब ये है कि ये यूप्लॉइड कैरियोटाइप को स्टेबल रखते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि कोई भी चेंजेस क्रोमोसोम में नहीं आने देते हैं, जैसे कि नॉर्मली कभी कभी हो जाता है, जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में कभी कभी क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती, मतलब जब हम लोग ईएस सेल कल्चर का यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, मेंटेन द स्टेबल यूप्लॉइड कैरियोटाइप, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने देता। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो इसको अच्छे से लर्न करते हैं, ये एप्लीकेशंस ऑफ स्टेम सेल्स में आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट है कुड सेल्फ रेन्यू विदाउट डिफरेंशिएटिंग इन कल्चर, मतलब ये अपने आप को सेल्फ रेन्यू कर सकते हैं बिना डिफरेंशिएट हुए। तो ये फिफ्थ 5 पॉइंट जो हैं ये हैं स्टेम सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। नाउ इट इज पॉसिबल टू सेलेक्टिवली रिमूव अ जीन नॉकआउट एंड मेक अदर प्रिसाइज जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन द माउस ईएस सेल एंड क्रिएट माउस मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीजेस। तो अब जो है ये पॉसिबल है टू रिमूव अ जीन, यानी कि डीएनए से जीन को हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एक हमने नई टेक्नोलॉजी भी पढ़ी है क्रिस्पर मेथड, उसमें हम लोग जीन एडिटिंग करते हैं। तो इसमें अब तो पॉसिबल है टू रिमूव अ जीन, इसको हम बोलते हैं रिमूविंग अ जीन फ्रॉम डीएनए, इसको बोलते हैं जीन नॉकआउट। एंड उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं ईएस सेल के अंदर, जो कल्चर हमने ईएस सेल लाइन बनाई है, एंड माउस मॉडल बना सकते हैं ऑफ ह्यूमन डिसीजेस। मतलब कि माउस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग ह्यूमन डिसीजेस, और उससे हम लोग जो उसका क्योर है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। Such mouse models have been extremely useful not only in understanding the genetic basis of disease but also in search of new diagnostic and therapeutic modality। तो हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर कर जो ईएस सेल लाइन बनाई है उससे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं माउस मॉडल फॉर ह्यूमन डिसीज, जो डिटेक्ट करेगा कि माउस अगर हम लोग ऐसा कर दे तो क्या होगा ह्यूमन के अंदर, ये मतलब कि ऐसा जीन के अंदर कर दे, मॉडिफिकेशन कर दे तो क्या होगा, और ह्यूमन डिसीजेस फाइंड करने के लिए भी कि क्या कैसे हो गया, एंड उसका डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक। तो ऐसे माउस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं हम फॉर अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ डिसीज और टू सर्च फॉर न्यू डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक मॉडलिटीज़। ठीक है, ये हो गया जीन नॉकआउट मतलब जीन मॉडिफिकेशन। देन इन 1998 जेम्स जॉनसन डेवलप्ड अ टेक्निक टू आइसोलेट एंड ग्रो ह्यूमन ईएस सेल इन कल्चर। द ह्यूमन ईएस सेल कैन बी derived from inner cell mass of blastocyst or from human germ cell before they initiate meiosis and cultured in petri dish। तो जेम्स थॉमसन ने 1998 में डेवलप की थी टेक्निक टू आइसोलेट एंड ग्रो ह्यूमन एम्ब्रियो सेल, यानी कि अब तक जो एक्सपेरिमेंट में हम लोग करते आ रहे थे वो माउस या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म, जनरली हम माउस को यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। तो जेम्स थॉमसन ने आइसोलेट किया था और ग्रो किया था ह्यूमन का एम्ब्रियो सेल, और उसको भी डिराइव किया था फ्रॉम इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और उसको हम लोग और भी कहाँ से डिराइव कर सकते हैं, और फ्रॉम ह्यूमन जर्म सेल बिफोर दे इनिशिएट मियोसिस, मतलब कि जर्म सेल्स वो होती हैं जो गैमीट्स बनाती हैं, तो उसमें से भी हम लोग एम्ब्रियोनिक सेल जो है ले सकते हैं बिफोर दे इनिशिएट मियोसिस, मतलब कि इससे पहले कि वो मियोसिस करे, डिवीजन शो करें, उससे पहले हम लोग इनको आइसोलेट कर लेते हैं एंड उसको ग्रो करते हैं इन द पेट्री डिश। स्पेशलाइज्ड सेल कैन बी ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर सच एज
फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एंड प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। तो ये ग्रोथ फैक्टर हम लोग मीडिया में देते हैं, इससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेशलाइज्ड सेल उसको को ग्रो करने के लिए हम लोग यूज़ कर स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर जैसे फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर यूज़ कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड सेल ग्रोथ के लिए। द ह्यूमन ईयर सेल हैव ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्टेम सेल थेरेपी इन क्लिनिक्स। तो एनिमल सेल कल्चर और एप्लीकेशन ये टॉपिक यानी कि चैप्टर कवर होता है। एंड लास्ट जो टॉपिक था टिश्यू इंजीनियरिंग, ये इस बार के सिलेबस में नहीं है, तो ये चैप्टर एनिमल सेल कल्चर ये ओवर हो गया। सो अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच।